दोस्तों, आपका वाई टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। नर्मदा के किनार से आने वाले साथी हैं, नर्मदा से जुड़े हुए साथी हैं। उनका जीवन नर्मदा के किनारे पर ही बीता है। हमारे साथ में आज हैं अशोक साल्याखेड़ी से आते हैं, हरदा जिले से, और खुद एक जुझारू युवा हैं और एक ऐसे साथी जो बदलाव के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विस्थापन, खासकर नर्मदा से विस्थापित होकर अशोक के पूरा परिवार आया था, और ऐसे साथी के साथ मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तो और अधिक मैं हम लोग अशोक से ही बात करते हैं, सीधे आपको अशोक से मिलवाता हूँ मैं। तो अशोक, आपका वाई टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपका परिवार जो है वो हरदा ज़िले में आया, और क्योंकि आप भिलाला समुदाय से आते हैं, तो उस परिदृश्य में थोड़ा आप बताइए कि आपके पारिवारिक, आपकी खुद की पढ़ाई और थोड़ा नर्मदा से किस तरह का आपका जुड़ाव रहा है। अशोक, थैंक यू। तो थैंक यू सभी को। मेरा नाम अशोक है और मैं ग्राम साल्याखेड़ी से, और मैं एक भिलाला समुदाय से हूँ। मेरी पढ़ाई मतलब हमारा जो परिवार है वो विस्थापित होकर आया हुआ है यहाँ पर। तो शुरुआत में मुझे मतलब मेरा बचपन यहीं पे बीता है। शायद पापा भी छोटे से थे उस समय आए थे। तो पापा बताते थे कि जहाँ से विस्थापित हुए तो उस समय की बात है कि बैलगाड़ी और वो सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से विस्थापित हुए तो बैलगाड़ी और खाने के मतलब साधन और सभी चीज़ लेकर वहाँ से निकले थे। तो वहाँ से निकले ये अपने झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ तरफ से। अच्छा। तो वहाँ से जब आ रहे थे तो जहाँ पर रात हो जाती है वहीं पे रुक जाते थे, वहीं पे खाना बनाना। और तो एक ही गाड़ी नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पर पूरा गांव जो साल्याखेड़ी बसा है, भिलाला समुदाय, तो कई सारी गाड़ियाँ साथ में आई थी। और उस समय की बात बताते थे कि डर भी था कि कहीं चोरी ना हो जाए या इस तरह का भी डर, क्योंकि आदिवासी समुदाय के साथियों में डर बहुत देखा हूँ मैंने, खुद में भी हूँ। तो मैं तो बहुत, जब अच्छा माहौल हो गया था उस समय में मेरा जीवन गुजरा है। पर हमारे मम्मी पापा और वो बहुत डरते हैं, मतलब शहर से बहुत डरते हैं। तो मेरी पढ़ाई की बात करें तो मैं गांव में ही पहली से पढ़ाई किया हूँ। पापा जहाँ पर पढ़ाते थे साल्याखेड़ी में, वो रामपुरा में, तो पहली से 5वीं तक वहाँ पर पढ़ा। फिर साल्याखेड़ी में ही मैंने पढ़ाई किया 8वीं तक। तो अभी मैं बताऊँ तो हमारे गांव के जो हम जैसे युवा पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में भैया है ना, शुरुआत में कुछ शिक्षक आए थे, नए शिक्षक हमारे गांव में। तो उनका पढ़ाने का और वो माहौल जो बनाया था उन्होंने, खेल माहौल, तो हम जैसे बच्चों के लिए वो बहुत आसान हुआ। गांव में एक ऐसा माहौल सुबह से लेकर शाम तक ऐसा पढ़ाई वाला, खेल वाला जो माहौल था ना, उससे हम जैसे युवा बहुत निकले हैं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे। अभी हमारे गांव के काफ़ी युवा बाहर रह के पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डर को ख़त्म किया। जो डर रहता ना कि गांव वाले और शहर वाले कि यार क्या बोल देंगे वो, मुझे तो वैसा बोलते ही नहीं आएगा, उस तरह का बहुत डर होता है। और मैं भी वहाँ से ही आया हूँ, तो मुझ में भी बहुत सारे डर थे। तो वो डर को उन शिक्षकों द्वारा ख़त्म किया गया। तो उनके वजह से भी आज हम जैसे युवा पढ़ पाए हैं वहाँ साल्याखेड़ी से। और कहीं ना कहीं गांव से हम जैसे युवा पढ़ने का मतलब एक रोल मॉडल की तरह निकल पा रहे हैं। तो बच्चों में भी एक उत्साह कि हम भी पढ़ पाएंगे, अब कि वहाँ से कोई निकल गया है तो हम भी अब पढ़ पाएंगे, इस तरह का माहौल बन पाया है। और मेरी पढ़ाई अभी बीएड कंप्लीट हो गया है मेरा, और
बीएससी ग्रेजुएशन भी यहीं हरदा से हुआ है। पढ़ाई बहुत अलग अलग जगहों से हुई है। मैं 8वीं पास करने के दौरान मेरे गांव के एक साथी ने हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया था, तो हॉस्टल का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। और भी मेरे जैसे आदिवासी दोस्तों से मुलाकात हुई, जैसे कायदा क्षेत्र के, तो उधर मालेगांव तरफ के बहुत साथी वहाँ पर रहते थे भैया, तो उनसे अच्छी मुलाकात हुई थी, आना जाना, उनके घर पे जाना। और मेरे कभी ये मौका नहीं मिला कि उनको मैं मेरे घर पे ला नहीं पाया था, पर मैं गया था उनके घर पे। तो वो काफ़ी मतलब जो मुझे सब तरह के दोस्त मिले, शहर के भी साथी थे, गांव के भी साथी थे, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और बहुत सारी जो धारणाएं थी कि शहर वाले दोस्त जो होते हैं वो कहीं हमको डांट ना दें, तो वो धारणाएं भी टूटी कि दोस्त ही हैं यार। बढ़िया। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। 11th में 10th तक मैंने हॉस्टल तक पढ़ा, और 11th में जब मेरी मुलाकात मतलब संजू से होती थी, पर दोस्ती अच्छी गहरी हो गई थी संजू से। तो 11th से 12th और साथ में हमने पढ़ाई की। और फिर बाद में थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए मैं भोपाल में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में। तो भोपाल में एडमिशन लेने के बाद में वहाँ पर पढ़ा, तो काफ़ी दूर था तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हरदा में आया और यहीं पे कंपटीशन की कोचिंग भी जाते थे, और पार्ट टाइम जॉब सुपरमार्केट, अपना बाज़ार सुपरमार्केट में करते थे, ताकि घर में भी उस तरह की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि हमें हर समय सपोर्ट कर दे कोचिंग के लिए या रूम में खर्चे के लिए। तो हम सोचते थे कि हम पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। तो ये मतलब उस समय चल रहा था कि एक जॉब करना है, और उस तरह की चीज़, उस तरह की फीलिंग्स के साथ में हम स्ट्रगल कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। एक बार अपनी भी मुलाकात हुई थी भैया सुपरमार्केट में। तो आपने सामान ख़रीदा, हम होम डिलीवरी के लिए आपके घर आए थे। तो आपने बताया था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी आपको, जानकारी। तो उस समय उसका महत्व समझ ही नहीं पाया था शायद। तो फिर उसके बाद में हम कोविड जो लॉकडाउन लगा था उसमें घर चले गए थे। तो उसके बाद में युवालय जो सिनर्जी है उसमें आया, उसमें एक फेलोशिप में इंटरव्यू दिया, तो उसी फेलोशिप में मैं आया। और उसके बाद में फिर जो असल जीवन मुझे लगता है कि जो हर एक युवा को जीना चाहिए वो शुरू हुआ, कि खुशी क्या है, डर क्या है। मैं भी कई बार मतलब ऐसा डर भी होता था कि जो अधिकारी वगैरह होते हैं तो उनमें काफ़ी वो अपने से बात क्यों करेंगे, उनके पास तो बहुत सारी पोस्ट हैं। तो वही फीलिंग्स के साथ में मैं शुरुआत में इंटरव्यू देने भी गया था। तो वहाँ पर बोले रिलैक्स हो जाओ यार, हम सर बोल रहे थे कि सर, तो बोले भैया बोलो। तो मैंने वही माहौल यार होना चाहिए सभी दूर, ऐसा लगा मुझे कि वो एक डर वाला माहौल कहीं ना कहीं युवाओं को पीछे धकेल देता है हम जैसे, कि यार क्या मालूम क्या हो जाएगा। तो अशोक, ये जो आप डर की बात कर रहे हैं, तो खासकर जो आदिवासी क्षेत्र से या ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा साथी आते हैं, किस किस प्रकार के डर, आपने कुछ डर का बताया, शहर के प्रति डर, तो वो डर क्या है, क्या कहाँ से आता है वो डर, कभी इस पर अपनी बात रख पाए आप? तो डर बेसिकली भैया एक तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हम भाषा जो हमारी होती है, तो वो भाषा में उनकी भाषाओं मतलब डर बहुत तरह के हैं कि यार अच्छे कपड़े नहीं हैं मेरे, तो वो एक डर कि क्या मालूम पास में ना बैठने दे। और कई बार ऐसा भी होता है भैया, अभी तो शायद मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ और वो सारी चीज़ें हुई हैं तो सब उस तरह से प्यार करते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कौन है ये, हट दूर हो जा। तो ऐसे ये जो है कि यार अगली बार ऐसा मेरे साथ ना हो, तो वो फिर हाँ इसका भी डर है, तो वो हट जाते हैं, फिर आ ही नहीं पाते शहर में।
और किस तरह के डर हैं? खासकर कभी मैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो क्या डर है? बहुत सारे आप बात कर रहे थे कि कुछ साथी पढ़ने के लिए भी गए हैं, मगर कई सारे साथी जो हैं वो काम करने भी जाते हैं ना बाहर। हाँ। तो क्या होता है, क्या किन चीज़ों का डर युवाओं के अंदर, खासकर आदिवासी युवाओं के अंदर बना हुआ रहता है? तो कैरियर को लेकर ज़्यादा मतलब ऐसा डर जो एक है भैया कि हम डरते तो नहीं हैं, मतलब लाइफ से कभी डरते नहीं हैं हमारे साथी और मैं भी, पर जैसे कि अगर होता है ना कि पढ़ाई नहीं भी होगी तो भी वो खुश रहेगा, जीवन अपना बिता लेगा, पर वो पढ़ाई ना कर पाना भी वो कोई ना कोई डर होता है उसके पीछे भी, कि जैसे कि हॉस्टल में भी कई सारे साथी होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी रैगिंग वगैरह होती थी उस समय, और उस डर के कारण भी ड्रॉप आउट और हो जाना, और वही एक डर है भैया। और खासकर महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में है ना, कई बार युवा साथी मानते ही नहीं ना, जो खासकर क्योंकि शादीशुदा महिलाएं हैं और वो आपकी युवा समूह में भी आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके समुदाय से जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनके डर क्या हैं? क्योंकि बहुत कम आगे पढ़ाई में या उस तरह से भी कई बार होता है, कुछ निकल के भी आ रही हैं अभी, मगर वो डर क्या है उनके अंदर? क्या वो डर है? वो डर आता कहाँ से? डर भैया जैसे कि आप बता रहे युवा महिलाएं और इनमें भी डर होता है, तो डर मतलब समुदाय ही है जहाँ से डर, वहीं पे डर भी है। और कहीं ना कहीं जैसे कि डर है भैया कि वो कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, अगर गलत हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, उस तरह से भी सोचते हैं। और एक तो कि जो महिलाएं होती हैं, महिला साथी होती हैं, तो उनके पास भी कि पति जैसे पितृसत्ता वाली बात आ जाती है, तो वहाँ पर उनसे पूछना, और कई बार अगर हम आपकी दोस्ती हो गई है तो उस दोस्ती को बता नहीं पाना, उस तरह का माहौल भी नहीं बन पाया है। कि मगर जहाँ तक आदिवासी समुदाय में तो ये बहुत एक तरीके से बड़ा इक्वल हुआ करता था, तो ये बदला कैसे? ये डर कहाँ से आया? इक्वल हुआ करता है भैया, मुझे लगता है इक्वल है भी गांव की बात करें तो, पर जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं तो और भी बहुत तरह के साथी होते हैं वहाँ पर, तो वो उनके बारे में सोच ही नहीं पाते, उसके पीछे के डर के बारे में नहीं सोच पाते कि अगर इस तरह से मैं गलत अगर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ साथी समझ ही नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं उन साथियों की वजह से भी वो पीछे हट जाते हैं, महिला साथी। और खासकर क्योंकि रोजगार का एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो लड़कियों की या महिलाओं की बात करें या युवाओं की, लड़कों की बात भी करें, तो रोजगार को लेकर एक चुनौती बनी रहती है, जितना देखा है मैंने। तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कोई डर है जिसके कारण से सही रोजगार का चयन नहीं हो पाता है, या क्या वो डर क्या है जिससे, जैसे आपने भी बताया कि आप जानते थे मगर आप जुड़े नहीं, आप समझ नहीं पाए, तो वो क्या अंदर क्या चलते रहता है जिसके कारण से सही निर्णय या वो डर कहीं पर हमेशा साथ में बना रहता है? तो वो क्या है वो चीज़, खासकर रोजगार के परिप्रेक्ष्य में? तो बहुत ही मतलब सही प्रश्न है भैया, कि वो डर कहीं ना कहीं हम करियर को बनाने में पैसा कमाने का ही एक डर होता है कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे होगा। जैसे कि मुझे अगर सीखने के अवसर भी मिल रहे हैं तो मैं उसमें फ़ायदा ही देखूंगा कि क्या फ़ायदा रहेगा, कि क्या मिलेगा मुझे। तो आज अगर जैसे कि कहीं पे भी सीखने के लिए अगर बुलाते थे मुझे, तो
मैं यार दहाड़ के जाऊंगा तो 200 रुपये मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे। तो उस जो सही मतलब पता ही नहीं, सही मार्गदर्शन ही नहीं, मतलब सही निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, एक वो भी है। और कहीं ना कहीं हम हमारे सक्सेस के पीछे ही भागते हैं, पर हम अपने आप को उस काबिल बनाने में नहीं लगाते समय। तो मैं यही बताऊंगा कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को काबिल बनाएंगे तो रोज़गार या जो भी हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म हो सकती हैं, बस हम अपने आप को उस काबिल बनाते चलें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत सही बात बोली कि सीखने में हम समय नहीं लगाते हैं हमारा, और आपने सही बात बोली कि सबसे बड़ा डर ही है कि पैसा कमाना है, और ये पैसा कमाने के चक्कर में सही निर्णय भी नहीं हो पाते, ना सही रोजगार का चयन हो पाता है। तो सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डर है, और हर युवा अवस्था में ही होता है, मुझे लगता है वो। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सिनर्जी की प्रक्रियाएं रही हैं, यूथ का एक पूरा प्रोसेस चला है, इसने क्या मदद करी है इस डर पे काबू पाने के लिए, आपके लिए विशेषकर? मैं और युवाओं की बात नहीं करता हूँ, अभी अशोक के में क्या आप देख पाते हो कि वो पैसा कमाने का डर से लेकर आज सीखने पर आना, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ ये? तो काफ़ी मतलब शुरुआत में जब मैं जुड़ा, काफ़ी बातें हुई अपने आप पर, मैं जाना कि मैं कौन हूँ, मेरे कौन अपने हैं, मेरा लक्ष्य क्या है। तो इन सब में मैं बहुत सारे सत्र भी हुए जिनमें मैं खुद को जान पाया अच्छे से कि यार मैं चाहता तो हूँ कुछ करना, पर मैं उस करने के काबिल हूँ क्या। तो वो रियलाइज़ होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियाँ भी रही, जब हम फील्ड में काम करें तो गांव में भी साथी बोला करते थे कि यार तुम पढ़ने में अच्छे हो, कुछ समय अगर पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाओगे, इस तरह की बातें बहुत सारी आती थी। तो और वो जैसे कि हर समय अपने आप को भी मजबूती में बनाए रखना भी बहुत मुश्किल होता है कि बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी ना भैया, तो हमने बीच में ऐसा सोचा भी था कि यार छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा, हम तो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करेंगे। पर उस वहाँ पर भी सही मार्गदर्शन देना और उस मार्गदर्शन को समझ पाना, वो सही रहा हमारे लिए, मेरे लिए। और उसी में जैसे कि खुद की बात करूँ तो मौके बहुत मिले भैया मुझे कि और भी जगहों के मौके मिले। मैं वर्धा गया घूमने, हिमाचल प्रदेश संभावना इंस्टीट्यूट में मुझे मौका मिला सीखने का। तो जो अलग अलग क्षेत्र में मैं गया तो वहाँ से मेरा क्षेत्र बहुत खुल गया कि वहाँ के साथियों से मुलाकात हुई, वहाँ के साथियों से मुलाकात हुई। तो बहुत सारा जो डर था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मतलब हिम्मत से मैं कह सकता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये जो हिम्मत है ये आना, और मुझे एक चीज़ और भी आपसे बात करते हुए लग रही है कि जितना हम कॉन्शियसली थोड़ा एक्सपोजर करते हैं ना, एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक आदिवासी क्षेत्र से युवा, क्योंकि लिमिटेड एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो और मुझे लगता है ये भी एक डर होता था कि दूसरे लोगों के अनुभव जाता है, जबकि मैं भी खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत पोटेंशियल है, ग्रामीण युवाओं में बहुत पोटेंशियल है, बस उसको एक दृष्टिकोण, एक एक्सपोजर कभी मिल जाते हैं तो वो सही निर्णय लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मुझे लगता है। मगर आपको क्या लगता है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है युवाओं के सामने, खासकर आदिवासी युवाओं के सामने? तो अभी चुनौती जैसे कि सारे युवा चाहते हैं कि नौकरी करें, और चुनौती यही है कि नौकरी ही करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट, और वो चीज़ें भी आ पा रही हैं पर वो कम हैं। कहीं ना कहीं चुनौती ये है कि अलग अलग चीज़ों में नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ही क्यों, और गवर्नमेंट में एक ही पुलिस, आर्मी। अच्छा। तो ये चुनौती भी कि
अपने क्षेत्र कैसे खोल पाए ना, कि कोई और अलग क्षेत्र में कोई एनजीओ में कुछ अच्छा कर रहा है तो कुछ कोई खेती में कुछ अच्छा करे, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र नहीं बढ़ा पाना वो भी एक चुनौती है हम जैसे युवाओं के लिए। एक ही क्षेत्र में कितने साथियों को वहाँ पर भी रोज़गार मिले ना, और खुद से कुछ आइडिया नहीं बना पा रहे हैं, और कुछ आइडिया भी बन पा रहे हैं तो उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वही सोच उनमें आ जाना कि कैसे आएगा पैसा, और क्या वाकई में ये सही होगा क्या, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को भी वो जानते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब वाले को रिस्पेक्ट है। सच बात है। तो वो रिस्पेक्ट को पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। सच बात। तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं रही, खासकर डर पर, और ये पूरा वाइट टॉक मुझे लगता है डर पर ही हम इसको लेकर जाएंगे, और डर पर आपके साथ चर्चा है, खासकर युवाओं के अंदर जो डर है। तो इस डर पे काबू पाया कैसे जाए, क्या किया जाए, युवा साथी क्या करें जिससे ये पूरा ये डर जो है वो खत्म हो, चाहे वो रोजगार का डर हो, चाहे वो एक्सपोजर का डर हो, चाहे वो सीखने का डर हो। तो क्या करें युवा साथी, आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है? तो मेरे नज़रिए से लगता है भैया कि युवा साथी एक तो मिले, मतलब अपना क्षेत्र बढ़ाएं, खास तो कि हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ से और अलग क्षेत्र में जाकर कैसे उन साथियों से मिलें, उन साथियों से चर्चा करें, कुछ चुनौतियाँ जो आएँ उन चुनौतियों को सीखने के अवसर समझें। जो भी चुनौतियाँ आएँ उनको समझें कि यार ये मेरे लिए सीखने का एक अवसर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा वहाँ पर खुद के डर पर काबू पाना, क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ ये मैं अपने डर पर काबू है। और मुझे लगता है कि डर तभी हमें लगता है जब हमें उस चीज़ से प्यार ना हो। अगर हम जैसे कि मैं इस काम से प्यार करता हूँ ना, तो जो भी डर होंगे उसको लड़ने के लिए मुझ में क्षमता आती रहेगी, क्योंकि मैं काम से प्यार करता हूँ, सीखने से प्यार करता हूँ। तो जो भी डर होंगे उससे लड़ने की जो क्षमता मुझ में आती रहेगी। बहुत ही सुंदर मैसेज। मुझे लगता है कि प्यार करना और प्यार को समझना जो आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया है, मुझे बहुत खूबसूरती से बताया है आपने उसे, कि कैसे आप खुद से भी प्यार कर सकते हैं, आपके सपनों से भी प्यार कर सकते हैं, आपकी सीख से भी प्यार कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको डर पे काबू करना सिखाती है, डर से एक तरीके से और गहरा करती हैं आपको। तो आखिरी चीज़ कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं वाई टॉक के माध्यम से? तो मैं सभी युवाओं को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सभी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने लक्ष्य के लिए सभी प्रयास भी कर रहे हैं। बस हमें कोशिश ये करते रहें कि हम जो भी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को बेहतर बनाते रहें। तो जो भी जैसे कि लक्ष्य, तो हम लक्ष्य के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लक्ष्य के लिए ना काम करते हुए उस लक्ष्य के काबिल हमें बनाते रहिए, अपने आप को बनाते रहिए, तो सब हो जाएगा सब। तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में किन चीज़ों को आप अपना अचीवमेंट मानते हैं, अपना सक्सेस मानते हैं आप? तो अचीवमेंट्स बहुत सारे रहे हैं छोटे छोटे, पर उनको अचीवमेंट्स की तरह नहीं देखा हूँ, पर कुछ हैं जो फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं मेरे अचीवमेंट्स, तो उसको मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। तो जब से मैं सिनर्जी में आया हूँ तो मूल्यों पर काफ़ी बातचीत हुई है, संवैधानिक मूल्यों पर, तो उन्हीं के आधार पर मैं जीना भी सीख रहा हूँ। संवैधानिक मूल्यों को कैसे हम अपने आप में अपने जीवन में लाएं, अपने परिवार के जीवन में लाएं। तो अचीवमेंट्स मेरा यही है कि संवैधानिक मूल्यों को मैं घर में लागू कर पा रहा हूँ, कि कैसे सभी स्वतंत्रता के मूल्य को जी पाए, सभी स्वतंत्र रहे, कहीं आने जाने के लिए
कैसे स्वतंत्र रहे, समता का व्यवहार हो सभी के साथ में, तो वो मूल्य बखूबी अप्लाई हो पा रहे हैं घर में। और दीदी एक लव मैरिज हुई है दीदी की, तो वो माहौल एक बन पाना जहाँ पर दीदी अपनी बात पापा के साथ में, मेरे साथ में शेयर कर पा रही है, तो वो माहौल मेरे लिए एक अचीवमेंट्स है। बहुत ही बढ़िया। और आज दीदी की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है अपने साथी के साथ में। तो ये खुशी कैसे हमेशा बनी रहे, तो ये खुशी जो अभी परिवार में है वो अचीवमेंट्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि सक्सेस के मायने यही है कि हम उस खुशी को अपना लक्ष्य बनाएं, उस खुशी को जिएं और उन मूल्यों के साथ जिएं, और शायद उन मूल्यों को जब अप्लाई करते हैं तभी होता है। तो थैंक यू अशोक, बहुत ही सुंदर, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा।